नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। मेरठ में एक बुजुर्ग को स्कैमर्स ने कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उनसे 28 लाख रुपए लूट लिए। इंदौर में एक जज ने जैसे ही रिफंड की ऑनलाइन कोशिश की, उनके खाते से 1 लाख रुपए गायब हो गए। ये तो कुछ घंटों के भीतर घटी ठगी की 2 घटनाएं हमने आपको बताई, लेकिन फेस्टिवल के सीजन में ठग फुल मोड में है। त्योहारों के सीजन में ठगी की घटनाएं एकाएक बढ़ गई। लोग साइबर ठगों के आसान शिकार बन रहे हैं। इस साल जनवरी से मई के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इन कुछ महीनों में ऑनलाइन फ्रॉड के 9.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर हाल ये है कि डिजिटल दुनिया में हम सब साइबर ठगों से घिरे हुए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि त्योहारों के बीच और उसके बाद खुद को इन साइबर ठगों से कैसे बचाया जाए और कैसे क्या किया जाए कि साइबर ठगी का ये नया फ्रॉड हम तक ना पहुंच सके। इस पर आज अपने मेहमानों से हम विस्तार में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। त्योहार का वक्त है, दिवाली आने वाली है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि संभल कर शॉपिंग करें, क्योंकि त्योहारों के समय कस्टमर के साथ काफी स्कैम हो रहे हैं, जिसमें उनसे काफी पैसे ठग लिए जाते हैं। स्कैमर्स त्योहारों के मौके पर नकली लकी ड्रॉ या फ्री गिफ्ट्स का लालच दे रहे हैं। वो आपसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य जानकारी मांग सकते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करना होता है। तो कैसे स्कैम्स का आप शिकार हो सकते हैं, इससे आपको सावधान करने के लिए बता रहे हैं हम कुछ ऐसी घटनाएं जो हाल ही में घटी हैं, जो आपको हैरान कर देंगी। मेरठ में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके ऑनलाइन 28 लाख ठग लिए गए। इंदौर में बैंक मैनेजर से 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। इंदौर में ही रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को खाने का ऑर्डर कैंसिल करना भारी पड़ा। ऑनलाइन फ्रॉड में उनसे 1 लाख ठग लिए गए। और मुंबई में साइबर ठगी के मामले में एक महिला से 12,77,000 रुपए की ठगी हुई। दरअसल ये घटनाएं बताती हैं कि ऑनलाइन अलर्ट होना बेहद जरूरी है। त्योहारों के समय तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिंक आपको मिल जाएंगे जो भारी डिस्काउंट और ऑफर्स का दावा कर रहे हैं। इस तरह के लिंक पर क्लिक करते ही और वहां से कोई भी खरीदारी करते हुए बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये फेक लिंक हो सकता है जो आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्कैमर्स फेस्टिव सीजन में कैसे ठगी करते हैं, ये भी आपको बताते हैं। फेक ऑनलाइन डील्स में फंसा सकते हैं स्कैमर्स नकली वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पर भारी छूट और आकर्षक ऑफर का विज्ञापन करते हैं। लोग इन वेबसाइट्स पर जाकर पेमेंट करते हैं, लेकिन सामान नहीं मिलता। फिशिंग ईमेल के जरिए भी फंसाते हैं ठग। त्योहारों के समय फेक ईमेल्स या एसएमएस भेजे जाते हैं जो बैंक या ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे ही दिखते हैं। इनमें नकली लिंक होते हैं जो आपकी पर्सनल जानकारी चुराने का काम करते हैं। फेक गिफ्ट और लकी ड्रॉ भी है एक तरीका जिससे आप ठगे जा सकते हैं। त्योहारों के मौके पर ठग नकली लकी ड्रॉ या फ्री गिफ्ट्स का लालच देते हैं। वो आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांग सकते हैं और ठगी को अंजाम दे सकते हैं। स्कैमर्स लोगों को यूपीआई पेमेंट लिंक भेजकर पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। वो आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त बनकर भी कॉल करते हैं। कई बार तो बैंक के अधिकारी बनकर भी स्कैमर्स कॉल करते हैं। आपका अकाउंट फ्रीज करने की बात भी कहते हैं। इससे बचाने के लिए वो ओटीपी मांगते हैं। जैसे ही आप ओटीपी दे देते हैं, वैसे ही अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब सवाल ये है कि इससे बचने के उपाय आखिर क्या हैं? त्योहारों के दौरान आप ऑनलाइन सर्फिंग और शॉपिंग करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। आपके वेबसाइट लॉगिन के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही चुनें। पेमेंट के लिए सेफ पेमेंट ऐप का ही विकल्प चुना जाए। वैसे हमेशा पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही चुनें। डिस्काउंट और ऑफर की सभी बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें। विश्वसनीय कंपनियों के प्रोडक्ट ही खरीदें।
खरीदने से पहले प्रोडक्ट के रिटर्न और रिफंड की डिटेल चेक कर लें। अगर सोशल मीडिया के जरिए कोई अनजान लिंक आए तो उस पर क्लिक बिल्कुल न करें। तो ये कुछ सावधानियां आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती हैं। त्योहारों का वक्त है, ऐसे में अलर्ट रहें ताकि त्योहारों में आपकी खुशी पर ये स्कैमर्स डाका न डाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपने समझ लिया कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, कम से कम इस दुनिया में, साइबर ठगी की दुनिया में। इससे सतर्क करने के लिए और कैसे आप बचें, खास करके फेस्टिव सीजन में, ये जानने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी आपको बता दें, अमित मल्होत्रा जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। और एडवोकेट अभय शाह हमारे साथ हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है स्वच्छ साइबर भारत के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। इनसे भी हम बात करेंगे। मोहित यादव जो कि फाउंडर है क्रॉ यानी साइबर सिक्योरिटी विंग एक है, उसके वो फाउंडर है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, लगातार कई रिपोर्ट्स आप कवर कर रहे हैं और आपकी खबरें हमने चलाई भी है, लेकिन इस बीच ये बताइए, सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशानी आ रही है वो किस तरह के रिपोर्ट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, या फिर किस तरह की खबरें आपको देखने और सुनने में आ रही हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा चीज इस वक्त देखने में आ रही है वो डिजिटल अरेस्ट की आ रही है कि इस वक्त डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे केसेस देखने में सामने आ रहे हैं कि एक मैसेज आता है, रिकॉर्डेड मैसेज हो जाता है और कभी कभी वो कॉल के रूप में भी आता है कि आपका एक पार्सल है, वो पार्सल रुक गया है, कस्टम ने उसको पकड़ लिया और उसमें कुछ आपके आधार पर बुक है, उसमें पासपोर्ट है और उसमें कुछ भी सब्सटेंस बोल देते हैं, कोकीन है, हेरोइन है, इस तरीके की चीजें बोल देते हैं। आदमी घबरा जाता है और फिर कहते हैं कि ठीक है, आप थाने में बात करिए। और उसके बाद एक ऐसा सेटअप कुछ सेकंड के लिए दिखाया जाता है कि आपको देख करके लगेगा कि सामने एकदम पुलिस थाने में कोई अफसर ही है जिससे मेरी बातचीत हो रही है। उसके बाद फिर वो वीडियो चला जाता है, लेकिन आपका अपना वीडियो ऑन रखना होता है और जब तक आप अपने पैसे दे नहीं देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अवेयर करने के बावजूद कि कभी भी इस तरीके के किसी के झांसे में ना आए। उसके बावजूद जो इस वक्त की अगर आप बात करेंगे तो चूंकि त्योहार का मौसम है, तो ऐसे में डिस्काउंट बहुत सारे ऑफर करती हैं कंपनियां, डिस्काउंट ऑफर करती हैं। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जहां पर डिस्काउंट आता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो साइबर ठग हैं वो देखिए टाइम के हिसाब से चलते हैं कि इस वक्त ज्यादा शिकार कहां फंसेगा। तो इस वक्त जो ज्यादा चीजें देखने में आ रही हैं कि भाई अचानक से मैसेज आएगा, जो मोबाइल फोन 1 लाख रुपए का मार्केट में अवेलेबल है, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि वो 40,000 रुपए में है, आप इस लिंक को डाउनलोड करो और आपको 40,000 में मिल जाएगा। आप ये गेम खेलो और आप इस गेम को जब खेलोगे तो ये चीज आपको फ्री में मिल जाएगी। हिमांशु, देखिए आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना बहुत आम हो गई है और लोगों के लिए बहुत सहूलियत की बात हो गई है। ज्यादातर लोग पसंद करते हैं कि अब उतना टाइम लगा के कौन किसी दुकान में जाए, शॉप में जाए, गाड़ी पहले पार्क करिए, फिर दुकान में जाइए, फिर वहां टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है घर बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। तो आप ये बताइए कि आपने कोई ऐसी रिपोर्ट कवर की है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, जो अभी आप बता भी रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान इस तरह का कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ हो? जी बिल्कुल, देखिए कई सारी कंप्लेंट जो तमाम जो दिल्ली की अगर हम खाली बात करें तो दिल्ली के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की जो जरूरत हुई वो इसीलिए जरूरत हुई कि इस तरीके के छोटे साइबर चीट बहुत ज्यादा होने लगे, जिसमें लोगों के मोबाइल पर अचानक से मैसेज आया, आपने क्लिक किया और आपका मोबाइल जो है एक डाउनलोड हो गया, आपके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज जो आपको पता ही नहीं चली और आपके मोबाइल का एक मिरर तैयार हो गया उन ठग के पास और वो पूरा आपके मोबाइल का कंट्रोल उन ठगों ने ले लिया और उसके बाद फिर वो जो चाहे आपका अकाउंट हो, आपके सोशल मीडिया हो, वो पूरा कंट्रोल वो ले लेते हैं। इसके अलावा इस समय जो सबसे ज्यादा चलता है कि जो महंगी चीजें अवेलेबल हैं वो आपको अचानक से मैसेज आएगा या फिर वेबसाइट भी एकदम ओरिजिनल सी दिखने वाली बना लेते हैं। उस वेबसाइट को देख करके, उस लिंक को देख करके आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये फर्जी हो सकता है, जिसमें बड़े शॉपिंग ब्रांड का नाम आगे लिखा होगा, लेकिन अगर आप उसमें कोई ध्यान दे, अगर आप लालच में ना फंसे और उसमें बिल्कुल हिमांशु, आपने बहुत अहम बात बताई है। लोगों को एक तो लालच में नहीं फंसना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए जिस किसी भी अकाउंट या फिर जिस किसी भी साइट पर वो जा रहे हैं कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी तरफ से ये मैसेज आया, ये कंक्लूजन आया है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित मल्होत्रा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पुलिस से बहुत
क्लोजली मिलकर के वो साइबर क्राइम को सुलझाते हैं, देखते हैं। अमित, आपसे यहां पर हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता हिमांशु बता रहे थे, जिस तरह से खबरें आ रही है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, एक मन में हमारे भी डर और भय अब आता जा रहा है कि कल तक जब हम ये सोच रहे थे कि अब हमारे फोन में ही सब कुछ है, हम अपने घर बैठे सब कुछ इससे हमें मिल जाता है, हम इससे घर के ग्रोसरी से लेकर तमाम बैंकिंग के काम हो, तमाम चीजें हम इससे कर लिया करते थे और हमारे लिए एक सहूलियत के तौर पर ये फोन आ गया था और ऑनलाइन शॉपिंग तमाम चीजें आ गई थी। अब डर लग रहा है, अब फोन को टच करने से डर लग रहा है, अब लोगों को यह डर लग रहा है कि पता नहीं वो कौन सा लिंक उनके पास होगा और अगर वो क्लिक करेंगे तो उनके साथ भी साइबर ठगी ना हो जाए। क्या हो रहा है ये? मैम बेसिकली क्या है कि जैसे कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई है, हम अपने घर बैठे बैठे ब्लिंकिट से, जेप्टो से कोई भी सामान ऑर्डर कर देते हैं और हमारे घर तक पहुंच जाता है। इन्हीं चीज़ों का फायदा उठाते हुए एक साइबर हैकर्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया है कि आजकल काफ़ी सारे फिशिंग, स्मिशिंग और कई तरह के ना नए नए फ्रॉड चालू कर दिए हैं। तो उन फ्रॉड के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें सिर्फ फेक चीज़ दिखाई जाती है और हम तक वो चीज़ नहीं पहुंचती, या फिर हम इंटरनेट पे कहें कि किसी भी लालच में कोई भी चीज हमें अगर फ्री मिल रही होगी, हमें दिखाया जाता है कि आपको एक के साथ 3 चीजें फ्री मिल रही हैं, या आपको इतने पैसे देने पे ये चीज फ्री मिलेगी, या इतने की चीज इतने में मिलेगी। और अक्सर लोग कब इसका शिकार होते हैं, जब वो फ्री की चीज जब फिर देखते हैं कि हमें इंटरनेट पे इतनी सस्ती मिल रही है, हमें इंटरनेट पे बस थोड़े से पैसे खर्चने और हमें घर बैठे बैठे चीज मिल जाएगी। आजकल काफी तरह के नए ट्रेंड आ गए हैं जो कि आपको शेयर मार्केट के अंदर बड़े सारे पैसे देने के लिए, मतलब आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिलेंगे, आप इतने इन्वेस्ट करोगे तो आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। इस टाइप के फ्रॉड मेरे पास डेली केसेस आ रहे हैं और इस टाइप के केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग पैसा लगा रहे हैं। इवन लोगों ने अपने 91 लाख रुपीज तक इन्वेस्ट करे हैं इसके ऊपर और बदले में उनके पास कुछ भी नहीं आया। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी आप इंटरनेट पे बैठे हैं, आपको कहीं पे भी कुछ भी अगर दिया जाता है फ्री में, तो आप समझ लीजिए वो चीज बिल्कुल फेक है। बिल्कुल आप उसमें कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, कुछ भी मत दें, क्योंकि आजकल हम लोग क्या है कि फ्री के लालच में, ज्यादा के लालच में अपने आप को साइबर क्रिमिनल का शिकार कर देते हैं। बिल्कुल। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट है। पवन जी, चर्चा हमने शुरू कर दी थी, आपसे पहला सवाल हम पूछना चाह रहे थे, लेकिन अब देखिए अब चर्चा जो आगे बढ़ रही है, अभी अभी अमित ने जिस तरह से हमें बताया और समझाया है कि क्या हो रहा है, दरअसल हम फ्रीवीज के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर हम फंस जाते हैं और फिर निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं यहां आपसे ये समझना चाहूंगी, उससे भी बड़ा प्रश्न अब जो सामने आया है और जो खौफ, एक डर पैदा करता है, वो ये अभी हाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक मूवी भी आई थी अनन्या पांडे की, अगर आप में से किसी ने देखी होगी, कंट्रोल नाम से। मोहित आप शायद हामी भर रहे हैं, अमित आपने भी शायद देखी होगी। तो उसमें भी यही बताया गया है कि ऑनलाइन जो है, किस तरह से ऑनलाइन इस्तेमाल साइट्स का, अलग अलग साइट्स का, वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है और आपकी जिंदगी पर एक तरह से कैसे वो कंट्रोल पूरा ले लेता है खुद से। तो ये पवन जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया गया कि आपको एक फोन आता है और आप उसको रिसीव करते हैं एंड समहाउ आपका जो आपके फोन का जो स्क्रीन है पूरी तरह से वो किसी और के कंट्रोल में हो जाता है, वो सेम स्क्रीन किसी और के पास हो जाता है और सारा कंट्रोल उसके पास होता है। अब आपके फोन में जो कुछ भी है, सामने वाला जैसे चाहे वैसे ऑपरेट कर सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो रहा है ये? देखिए, हो इसलिए रहा है कि आपके मोबाइल फोन्स में कोई मैलवेयर पहले से लोग डाल देते हैं, फिर वो मैलवेयर एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसके माध्यम से ये लोग नियंत्रण ले लेते हैं आपके मोबाइल फोन का स्वयं। देखिए, ये बात इसलिए हो पाती है क्योंकि कोविड-19 के बाद अगर 2 चीजें हम लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, तो वो एक है डर और दूसरा है पैनिक। हम डर और पैनिक में विभिन्न प्रकार की कमांड्स को फॉलो करते हैं, विभिन्न लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं, विभिन्न वेबसाइट्स पर चले जाते हैं लोगों के कहने पर। ये वो लोग हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हमारा परिचय नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनकी बात को विश्वास करते हुए जाते हैं, इन मैलिशियस लिंक्स पर जाते हैं और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल फोन में न केवल अनजाने तरीके से डाउनलोड कर पाते हैं, बल्कि साथ ही साथ पाते हैं कि इनके एक्टिवेशन होने से आपका नियंत्रण आपके अपने डिवाइस पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर एक बार आपने तमाम सारी जो अपनी जानकारी फोन में सेव कर रखी है, तो इस तरह की एक्सरसाइज से सीधा ये होता है कि वो तमाम सारी जानकारी का नियंत्रण और कंट्रोल भी साइबर क्रिमिनल के हाथ में पड़ जाता है, उसका दुरुपयोग कर आपकी जेब खाली करता है, आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाता है। तो बॉटम लाइन है
अब वो समझना है हम बात को कि आज की तारीख में हम लोग डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर खड़े हुए हैं। हमारे चारों ओर 360 डिग्री से अलग अलग प्रकार से आक्रमण हम पर आ सकते हैं। हमें अपना सुरक्षा कवच पहनना पड़ेगा अगर हम साइबर क्राइम के आक्रमण से बचना चाहते हैं। और ये सुरक्षा कवच होगा हमारे मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना और उस पर रिलाई करना। हम आज की तारीख में कोई प्रकार की जानकारी होती है उसको इंडिपेंडेंटली इमीडिएटली रिलाई कर लेते हैं बिना वेरीफाई किए। अब वो समय आ गया है जब आप हर प्रकार की जानकारी जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको आप तब तक उस पर विश्वास न करें जब तक आप स्वयं अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली उसकी पुष्टि ना कर पाए। ये बुनियादी आपका सुरक्षा कवच है, ये वो सावधानी है जो आपको बचा पाए। सर, आपसे आगे इस पर सवाल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मोहित यहाँ पर जरा आप बताइए, आप फाउंडर हैं क्रॉ के साइबर सिक्योरिटी, आखिर इसकी जो जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी? क्योंकि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो शहर के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं, वो टेलीविजन पर देखते हैं, आपको हमको अभी सुन रहे हैं, तो शायद वो समझे और आगे अलर्ट हो जाएं। लेकिन जो छोटे शहरों में लोग हैं या फिर जो गांव देहात में लोग हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए समझ पाना या उनको समझा पाना मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो लोग जितने हमारे बैकवर्ड जैसे गांव से जो लोग आते हैं या फिर ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, फोन के बारे में ज्यादा इतना डिटेल में नॉलेज नहीं होता, ना ही उन्होंने एप्लीकेशंस पर ज्यादा यूसेज किया होता है। सो उनके साथ फ्रॉड बहुत इजीली, ये जो स्कैमर्स होते हैं बहुत इजीली कर पाते हैं। सो एजुकेशन में मतलब आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे लोकल लेवल पर अगर कुछ ऐसी वर्कशॉप, कुछ ऐसे सेशंस कराए जाए जिसमें गांव वालों को या फिर लोकल लेवल पर जो हमारी पंचायत होती है वहां पर लोगों को इकट्ठा कर कर कोई सेशन कराया जाए जिसमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के बारे में बताया जाए, आजकल किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, किस किस तरह से डिजिटल अरेस्ट आजकल हो रहे हैं। मतलब मैं आपको जनरली बताऊं, 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया, जैसे ही मुझे पता लगा कि एक स्कैम कॉल है, तो मैंने उस कॉल को और उस पूरे जो मेरे साथ हुआ उसको मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है। और मैं शॉक था कि वो जो डिजिटल अरेस्ट में जो लोग थे सामने कैमरे पे, वो प्रॉपर पुलिस ड्रेस में थे, पीछे झंडे यानी कि मोहित आप ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी डिजिटल अरेस्ट वाला सिचुएशन आपके साथ हो चुका है? 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया, मैंने उसका प्रॉपर यूट्यूब पर पूरा एक वीडियो बना के डाला। 2 घंटे मैं कैमरे के सामने था, मैं एक्ट कर रहा था कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले कि उन्होंने जो नंबर मुझे दिखाए वो नंबर गूगल पर पहले से लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन के नाम से रजिस्टर्ड था। उसी नंबर से उन्होंने मुझे कॉल बैक किया ये यकीन दिलाने के लिए कि वो पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे फेक वेबसाइट दी, उस पर मुझे एक फेक केस नंबर दिया। फेक वेबसाइट पर वो केस नंबर डालने के बाद मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो है वो मेरे फोन पर उन्होंने भेजा। मतलब वेबसाइट पर डालने के बाद ही मुझे नोटिस दिख गया। तो मतलब जितनी देर मैं उनसे बात कर रहा था वो पीछे लोग बैठे थे जो कि उस तरह का नोटिस को वेबसाइट पर चढ़ा रहे थे। मेरी फोटो, जो आधार कार्ड उन्होंने मुझसे मांगा, उस आधार कार्ड से फोटो निकालकर उन्होंने नोटिस के ऊपर लगा दिया। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो पीछे। इनफैक्ट जो कॉल मेरे पास आई, जो एक पुलिस ऑफिसर बनकर जो मुझसे बात कर रहा था, उसके ऊपर जो बियर्ड लगी हुई थी, जो दाढ़ी और मूंछ लगी हुई थी, वो एआई के द्वारा बनाई हुई थी। मतलब मैं देख पा रहा था, सामने से देख पा रहा था कि जब वो मूव करता था तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा दिखता था कि वो ओरिजिनल नहीं है, ताकि उनकी आइडेंटिटी वो छुपा सके। बिल्कुल पूरा केस है। और ये बहुत ही मतलब नहीं, तो उन्होंने आपको बोला क्या था? उन्होंने आपको क्या बोला? सबसे पहले आपको फोन आया, उसके बाद फिर क्या हुआ? बिल्कुल, सबसे पहला जो फोन आया मेरे पास कि आपका जो नंबर है 2 दिनों में बंद हो जाएगा। टेलीकॉम, ये एक आईवीआर कॉल था, मतलब ये एक ऑटोमेटेड कॉल था। अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो 1 दबाएं। मैंने 1 दबाया। 1 दबाने के बाद जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक स्कैम कॉल है, मैंने उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, उसके अंदर उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो नंबर है इलीगल एक्टिविटीज के अंदर पाया गया है। हम एक काम करते हैं, आप अपना डिटेल बताइए, नाम क्या है आपका, हम उस नंबर को चेक कराते हैं। आपका नंबर हम पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपके नंबर से कुरियर जा रहा था जिसमें कि ड्रग्स पाए गए। अब
आपको लगता है कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी लीक हो गई है कहीं? तो मैंने बोला हो सकता है कि मैंने शायद कहीं आधार नंबर या कभी दिया हो। तो उन्होंने बोला कि उसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने एक नंबर के पास कॉल को फॉरवर्ड कर दिया, मतलब एक IVR नंबर के थ्रू कॉल फॉरवर्ड किया। वो एक पुलिस ऑफिसर मुझसे बनकर बात की उसने, और उसके बाद उस केस को सॉल्व करने के लिए, मतलब प्रायोरिटी जल्दी सॉल्व करने के लिए उसने आगे नेक्स्ट पुलिस वाले से बात कराई और इस केस को कनेक्ट कर दिया है कोई सुरेश प्रभु करके किसी केस के साथ, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के 400 लोग पाए गए थे जिन्होंने कुछ 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए का। और आपसे किसी तरह के पैसे वैसे की भी डिमांड की गई इस बीच? बिल्कुल, इस केस को फास्ट करने के लिए, मतलब प्रायोरिटी तरीके से इसको इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने मुझसे 85,000 रुपीज का UPI करने के लिए बोला। कितने का UPI करने के लिए बोला? 85,000 85,000। देखिए बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है मोहित, आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि लोगों को इसी मामले में अलर्ट होने की जरूरत है। जो मोहित बता रहे हैं यही घटना कई लोगों के साथ हो चुकी है। इस बीच आइए आपको हम बताते हैं कैसे कैसे किस तरह के अपराध हो रहे हैं डिजिटल दुनिया में। आप बहुत ध्यान से GNT पर सुनिए और अलर्ट हो जाइए। मेरठ से लेकर इंदौर तक साइबर ठगों ने बीते कुछ घंटों में कैसे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। आप पुलिस की जुबानी ही 4 घटनाओं की कहानी सुनिए और समझिए कि ये महाठग किस तरह हमारे बीच एक्टिव है। इस घटना के अनुसार उनको एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी जिसने उनको ये इस बात से बताया कि उनके आधार कार्ड का एक गलत इस्तेमाल हुआ है और उसके ऊपर एक अलग से मोबाइल नंबर लिया गया है, सिम कार्ड इश्यू हुआ है और उस मोबाइल को गलत गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके से उन्होंने उनकी बात एक जो है क्या नाम है एक पुलिस अधिकारी से फोन कराई, जो कि निश्चित रूप से कोई फ्रॉड या झूठाई व्यक्ति रहे होगा, जिसने उनको झांसा देके और उनको मानसिक दबाव बना के किसी भी तरीके से उनको इस बात पे कन्विंस कर लिया कि उनके नाम पे एक गलत मोबाइल नंबर इशूड है और इस तरह से उनसे बैंक से 28 लाख रुपए करीब जो है ट्रांसफर करवा लिए। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और जो अपेक्षित कार्रवाई है वो तत्काल शुरू कर दी गई है। CHL में एक कंप्लेंट आई है जो कि साइबर सेल में क्राइम में कंप्लेंट आई है, क्राइम ब्रांच में। यहाँ पर कंप्लेंट के द्वारा ये बताया गया कि उसने स्विगी का ऑर्डर पहले मंगाया था, फिर उसने कैंसिल करने के लिए स्विगी की कस्टमर केयर का नंबर गूगल से लिया। कस्टमर केयर पर जब उसकी लगातार बात हुई, उन्होंने एक लिंक दी तो उसने लिंक को डाउनलोड कर लिया गया। जब जैसे ही लिंक को खोला तो उनके साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि उन्होंने जो लिंक जो गूगल से नंबर लिया था कस्टमर केयर का, वो फ्रॉडस्टर का नंबर था और जो लिंक भेजी गई थी फ्रॉडस्टर ने, वो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है एनीडेस्क ऐप का इस्तेमाल हुआ है, जो कि उनके कंप्लेंट के जो फरियादी है उनके मोबाइल में डाउनलोड हो गई थी। उससे उनकी स्क्रीन शेयरिंग हुई थी, तो जो OTP उनके पास आ रहा था वो फ्रॉडस्टर को भी दिखाई दे रहा था। अतः उनके साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया है। ये मैं आपको बता दूं, गूगल से जब भी हम कभी कस्टमर केयर का या हेल्पलाइन नंबर या सर्विस नंबर लेते हैं तो उसमें हम साइबर फ्रॉड का शिकार होता है, इसलिए हमेशा गूगल से कस्टमर केयर का नंबर लेने से बचें। इंदौर में जो कि ब्रांच मैनेजर है ब्रजेश चांदवानी, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ उनके SBI बैंक के साथ 27 लाख का फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड उनके पास जो कि तत्कालीन बैंक मैनेजर हैं उनके पास फोन कॉल आया था कि मैं जो महेंद्र पटेल बोल रहा हूं, जो कि ओशन मोटर्स का डायरेक्टर हूं, और चूंकि मेरी अभी चेकबुक खत्म हो गई है तो मेरे पास चेकबुक नहीं, मुझे अर्जेंट पेमेंट करने हैं, RTGS करने हैं, तो मैं आपको ये अकाउंट नंबर दे रहा हूं। मैं अपने लेटर हेड से, मैं कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड से भेज रहा हूं लिखित में, और इसके अलावा मैं कंपनी के ऑफिशियल मेल से आपको मेल भेज रहा हूं, तो कृपया आप कंफर्म करके जल्दी से ये पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। और उनके द्वारा फिर एक अपने लेटर हेड पर भेजा गया, ओशन मोटर के लेटर हेड पर, प्लस ओशन मोटर प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com मेल से उनको मेल किया गया और 27 लाख रुपए 3 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, जिसमें कि तत्कालीन बैंक मैनेजर ब्रजेश चांदवानी के द्वारा ये राशि 27 लाख रुपए 3 बैंकों में, जिसमें कि फेडरल बैंक और महिंद्रा कोटक बैंक और इसके अलावा इंडसइंड बैंक, इन तीनों बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड क्राइम ब्रांच में कर लिया गया है। इसमें 3 टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनमें जांच की जा रही, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पहला, जो कि मेल आया है उसका IP एड्रेस क्या है, कहीं स्पूफ मेल तो नहीं है। दूसरा, जो फोन नंबर जो इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए वो फोन नंबर कहाँ के हैं। और तीसरा, इनके द्वारा जो कि ओशन मोटर का जो फर्जी लेटर हेड बनाया गया है, फर्जी लेटर हेड और जो बैंक जो अकाउंट्स है वो अकाउंट किसके हैं, इन सब पर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया है, जिसका हेड जो है साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान था। उनके द्वारा 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है नारायणपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँव से, जिसमें से एक का नाम है सुनील रजक और दूसरे का नाम है साबुद्दीन।
इनके द्वारा लोगों से जो है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पे एक हेल्प एनी डेस्क की तरह का स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करके लोगों को ठगी किया जाता था। और जो इनका स्वीकार्य बयान में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। इनके पास से कुछ 13 मोबाइल मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिला है, नगद के रूप में जो है 45,000 मिला है। और आपको बता दें कि जो सुनील रजक है उनके विरुद्ध भी जो है पहले एक आपराधिक इतिहास है। साथ में जो साबुद्दीन अंसारी है वो मुंबई का एक थाना है, खारघर थाना है, उस कांड का वो वांछित है, जिसमें से एक महिला के साथ में जो है ना इन्होंने और इनकी टीम ने जो है ना 12 लाख 12.5 लाख रुपये की ठगी की है। तो पुलिस के द्वारा इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अपराधी जो है और इनके साथ और था, उनको बाद में कर लेंगे। तो 4 पुलिस वालों की जुबानी आपने सुनी कि किस तरह से साइबर ठगी की जा रही है और साइबर ठग बढ़ चढ़ कर किस तरह से लोगों को न सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं बल्कि उनकी गाढ़ी कमाई जो है वो किस तरह से ले जा रहे हैं। एडवोकेट अभय शाह जो कि स्पोक्स पर्सन है स्वच्छ साइबर भारत के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि जनवरी से लेकर जो डेटा बताता है, जनवरी से लेकर मई तक 9.5 लाख से ज्यादा केसेस साइबर ठगी के सामने आ चुके हैं। ऐसे में ये जो एजेंसियां हैं या फिर आप लोग जो काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि कितनी सफलता आपको मिली है? क्योंकि लगातार दिन रात केसेस आ रहे हैं, पुलिस जो है इस पूरे मामले को देख रही है और अभी अभी आपने सुना है कि कितने केसेस और किस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं। रैपिडली इंक्रीजिंग हो रहा है साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, लोगों की मेहनत की कमाई को ले लेने के लिए, ठगी करने के लिए पूरा गैंग, पूरा इंटरनेशनल रैकेट एस्टैब्लिश हो चुका है। तो उनके सामने लड़ने के लिए हमारी एजेंसियों को जितनी भी ताकत मिलनी चाहिए इतनी ताकत अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि लोगों को तत्काल इसका रिस्पॉन्स चाहिए। जो जैसे मेडिकल के अंदर गोल्डन आवर इंपॉर्टेंट होता है ना, इस तरह से भी साइबर फ्रॉड के अंदर आपको त्वरित उसका रिजोल्यूशन पाना होगा। हमारे यहाँ इतनी जागरूकता नहीं है। हमारे साथ अगर किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हो रहा है तो 1930 पे ऊपर हमें तुरंत इन्फॉर्म करना होता है। वहां पे अगर हम रिपोर्ट करेंगे 1930 के ऊपर तो वहां से क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमारे भारत सरकार ने I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर पूरा तैयार किया है। उसको पूरा पावरफुल बनाने की जरूरत है, उसको पूरा वेल इक्विप करने की जरूरत है। सभी पुलिस थाने को उनके साथ कनेक्ट करके तुरंत उसका समाधान निकले, उसको रेड हैंडेड उसको कवर करना चाहिए। हमारी गुजरात पुलिस ने ताइवान से आए 4 लोगों को पकड़ के पूरा डिजिटल अरेस्ट का रैकेट को, पूरा केस को रिजोल्व करने का प्रयास करे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस तरह से लोग साइबर फ्रॉड किस तरह से करें, डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन से फोन कॉल का यूज कर रहे हैं, कौन से IP एड्रेस का यूज कर रहे हैं, अगर हमें तुरंत रिपोर्ट करते तो उसको रेड हैंडेड पकड़ के उसके साथ ऊपर सख्त से सख्त सजा के प्रावधान हो, ऐसे कानून के तहत उनके ऊपर जुर्माना लगे और उसको थाने के अंदर बिठा के सख्त से सख्त एक एग्जाम्पल से ऐसा प्रयास करना चाहिए जैसे भविष्य में ऐसा कुछ करतूत करने की लोग हिम्मत ना करें। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर पवन जी आपसे समझना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो अलर्ट दिख रही है और बकायदा पूरा सेल बना हुआ है, साइबर सिक्योरिटी सेल है जो कि इसकी रक्षा, लोगों की रक्षा करने के लिए इस तरह से जो ठगी कर रहे हैं लोग उनसे वो बैठी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है या और ज्यादा इसमें कुछ काम करने की जरूरत है? क्योंकि जिस हद तक और जिस तरह से इस तरह की खबरें अब सामने आ रही है, ऐसे में लग नहीं रहा है कि जितनी अलर्टनेस होनी चाहिए उतनी है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। उसका कारण ये है कि भारत में सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, हमारे पुलिस अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौती यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है। तो जितने बड़े आंकड़े हमारी जनसंख्या के हैं उसकी तुलना में जितने भी कार्य होते हैं या जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है वो कहीं ना कहीं बौनी हो जाती है। तो विद द रिजल्ट आवश्यकता जरूर है कि आप अपने लेवल्स को और बढ़ाएं। आवश्यकता है कि भारतवर्ष में आज जो खामियां हैं, जैसे भारत के पास कोई समर्पित कानून साइबर सुरक्षा को लेकर नहीं है, ना ही कोई समर्पित कानून है जो साइबर क्राइम के समर्पित हो। तो क्योंकि एब्सेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉ है, साइबर क्राइम लॉ है, वहां पर हमको गैप्स नजर आते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अब भारतीय न्याय संहिता को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया है और उसमें साइबर क्राइम की कवरेज को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन जो उभरते हुए साइबर क्राइम्स हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो AI संबंधी क्राइम्स हो, उनको पूरी तरह कवरेज अभी भी कानून में नहीं मिली है। तो पहली बात तो हम कानून के
जो प्रावधान हो उनको ज्यादा सशक्त करें, कानून में संशोधन लेकर आए। दूसरी बात, आवश्यकता यह है कि आपको जो साइबर कैपेसिटीज बनानी है अपने पुलिस अधिकारियों की, अपनी जुडिशरी की, अदालतों की, उसमें आपको और ज्यादा एफर्ट, रिसोर्सेस, एनर्जीज और कमिटमेंट देनी पड़ेगी। क्यों? हमारे पास इंडिविजुअली कोई बहुत बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे जुडिशरी में हो, लेकिन जब मैं पूरी पुलिस फोर्स की बात करता हूँ, जब मैं पूरी जुडिशरी की बात करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारा जो इनपुट है हमारे आंकड़ों की तुलना में कम हो रहा है और हमें ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना है। लेकिन वहां पर ही नहीं, हमें अल्टीमेटली जो डिजिटल उपभोक्ता है उसके हाथों को भी सशक्त करना है, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो डिजिटल उपभोक्ता है जो साइबर क्राइम का शिकार बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जन संचार माध्यम के द्वारा, सरकार द्वारा, पब्लिक सेक्टर द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा इन जो जनता जनार्दन वाले उपभोक्ता हैं उन्हें सतर्क करना है, बिल्कुल, तो उन्हें सतर्क करना है। अभी तक तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन्होंने ये तो समझ लिया होगा कि दरअसल हो क्या रहा है और किस तरह से ये सारी चीजें फ्रॉड की जा रही हैं। साइबर फ्रॉड से सावधान इंडिया, सावधान करने के लिए खास करके हम आज के दिन यहाँ पर बैठे हैं और ये जो चर्चा हो रही है साइबर एक्सपर्ट्स के साथ, यही आपको समझने और समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप साइबर ठगी से घर बैठे बच सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह से हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट किस तरह से किया जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से आपका परिचय करवा दे। पवन दुग्गल साहब साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, अमित मल्होत्रा हमारे साथ जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट अभय शाह जो कि स्पोक्स पर्सन है स्वच्छ साइबर भारत के, वो भी हमारे साथ है, और मोहित यादव जो कि फाउंडर हैं क्रॉ के साइबर सिक्योरिटी के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो अभी जिस तरह से पवन जी हमें तमाम बातें बता रहे थे कि क्या क्या जरूरत है हमें करने की और कितना ज्यादा और अलर्टनेस की जरूरत है, या फिर हमारे गवर्नमेंट में या फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर के गवर्नमेंट को और क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अमित जी, यहाँ पर अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमने ये तो बात कर ली कि क्या कुछ हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट तक कर लिया जा रहा है, आपका फोन जो है ऑलमोस्ट उसका रेप्लिका जो है वो सामने वाले के पास होता है, कंट्रोल उसके पास होता है, आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ये बताइए कि ठीक है, इस वक्त जो हमारे पास है सहूलियतें या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज की जा रही है या फिर जो सेल है, साइबर सेल है, या वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रही है, वो अपनी जगह, लेकिन गिवन सिनेरियो जो अभी हमारे पास है उसमें एक शख्स, एक इंसान खुद में क्या मेजर्स ले सकता है कि ऐसे साइबर ठगों से वो बच सके? मैम देखिए, सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस। हमारे सामने मतलब कोई भी चीज आती है तो हमें खुद अवेयर होना पड़ता है इस चीज को लेके कि हम इंटरनेट पे जो भी करने जा रहे हैं, सबसे अच्छा वर्ड है थिंक बिफोर क्लिक। जब भी आप किसी भी चीज पे क्लिक करने जाते हैं इंटरनेट पे, तो आप उससे पहले सोचे कि आप जिस चीज पे, जिस लिंक पे, जिस चीज का OTP दे रहे हैं, जिस चीज का पासवर्ड दे रहे हैं, वो आप सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आप सेल्फ अवेयर है तो आप इन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने केसेस आते हैं, उन केसेस में हमने देखे हैं कि लोग एक रुपए की ठगी करके उसको 1 करोड़ में या 2 करोड़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और फ्रॉड हो जाता है पूरा 2 करोड़ का। मैटर चीटिंग का आता है 2 करोड़ का, लेकिन सबसे ठगी करते हैं 1 रुपया लेके। तो इस टाइप के काफी सारे मामले आते हैं। वो हम लोग क्यों देते हैं? हम लालच में फंसते हैं, हम 1 रुपया सोचते हैं कुछ भी नहीं है। लेकिन जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, 1 रुपए को ही एक टारगेट बना के मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल लोगों के साथ हैकिंग करते हैं, मल्टीपल लोगों को शिकार बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और 1 रुपया लोगों से इकट्ठा कर करके वो 1 करोड़ का फ्रॉड कर जाते हैं, 2 करोड़ का फ्रॉड कर देते हैं। तो हमें क्या है कि सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कोई भी अननोन सोर्स से लिंक आता है तो हम उस पर क्लिक ना करें। अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में एक अच्छा एंटीवायरस, एक अच्छा मालवेयर का सॉफ्टवेयर डाल के रखें, ताकि हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप कभी अगर हैक होने की कंडीशन में आए तो हमारा एंटीवायरस या एंटी मालवेयर जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और किसी भी अननोन सोर्स पे हम जब भी क्लिक करते हैं तो हम उसका URL हमेशा देखें कि वो जो URL है जिस पे हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं वो URL सही है कि नहीं है। आजकल URL सही है या नहीं है ये एक आम इंसान कैसे समझे? देखिए मोहित, यहाँ पर आप ये बताइए कि एक आम इंसान जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं जानता है, ज्यादा से ज्यादा वो किसी ब्रांड के बारे में जान जाएगा कि अच्छा ये सही ब्रांड है या नहीं है, ये इससे पहले भी खरीदारी हमने की है या नहीं की है, या फिर जानने में नोन है या नहीं है। लेकिन इतनी टेक्निकलिटीज लोग समझ नहीं पाते हैं, ऐसे में वो क्या करें? देखिए, टेक्निकलिटीज समझ नहीं पाते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको सही सोर्स से ही शॉपिंग करनी है। अगर टेक्निकलिटीज, बेसिक चीजें अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली स्कैम्स का आपके साथ स्कैम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
कुछ चीजों का बेसिक ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑथेंटिक साइट से ही करें। ऑथेंटिक साइट मतलब HTTP साइट्स होनी चाहिए, या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं फोन के अंदर और तो वो एप्लीकेशन क्या परमिशन आपसे मांग रही है, तो ये बेसिक चीजों का आपको ध्यान रख। अगर आपको इसका ज्यादा अवेयरनेस नहीं है तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हम सब लोग जब लैपटॉप या कंप्यूटर लाते हैं तो उसके अंदर एक एंटीवायरस जरूर डालते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं मोबाइल्स की तो हम मोबाइल्स के अंदर कभी एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल करते, जबकि हमको एक एंटीवायरस मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर रखना चाहिए जो कि आपके मोबाइल को सिक्योर रखेगा। क्योंकि आजकल लैपटॉप के अंदर जो हम देखते थे वो सब कुछ आजकल एक मोबाइल के अंदर आ गया। मोबाइल एक कंप्यूटर ही है, आपके सब A to Z OTP से लेकर सब कुछ मोबाइल के अंदर होता है। तो आपको पहली चीज, कोई भी बाहर का प्रोग्राम अगर आपके पास आता है मैसेज से या कोई आपको भेजता है, आपको किसी पर विश्वास नहीं करना। कोई भी आपके मोबाइल को के ऊपर कोई वायरस डाल सकता है, तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना है कि किसी को अपना मोबाइल हैंडओवर ना करें, या फिर कोई मैसेज पर आ रहा है तो उसको क्लिक ना करें। और अगर कोई आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती, जब मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ तो मुझसे मेरी इंफॉर्मेशन मांगी गई, मुझसे मेरा आधार नंबर मांगा गया, आधार कार्ड मांगा गया। तो अगर आप वो चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो आप तक कोई भी नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। सो आपको, लेकिन लोग डर जाते हैं ना मोहित, लोग डर जाते हैं, और डर जाते हैं इसीलिए वो अपना ओरिजिनल जो भी उनकी आइडेंटिटी है वो रिवील कर देते हैं, वो बता देते हैं। देखिए, डर की वजह से ही ये जितने भी स्कैमर्स होते हैं ये स्कैम में फंसाते हैं। मतलब अगर डर जाओगे तो डेफिनेटली वो एक तरह से आपके ऊपर और हावी होगा और आपको और ज्यादा स्ट्रेस में लाने की कोशिश करेगा कि और ज्यादा आपके ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा और आपको और ज्यादा स्ट्रेस में लाएगा, ताकि आपको किसी तरह से डर कर आपसे पैसे ले सके। तो आपको डरना नहीं है। ऐसा कभी सिचुएशन होता है तो आपके पास लेटेस्ट अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां जाकर इसके बारे में बता सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ये एक स्कैम है, ये एक इस तरह के बहुत सारे आजकल कॉल्स आ रहे हैं। पवन दुग्गल जी, आप सुन ही रहे होंगे सबकी बातें। यहाँ पर अमित मल्होत्रा जी भी जो बता रहे थे कि सही URL देखकर आपको क्लिक करना चाहिए, आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। एक जान पहचान में ही मैंने सुना, मेरे ही जानने में कोई थे। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी जहां पर उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, उसको बाकायदा गूगल पर टाइप किया और उस कंपनी का नाम निकला और वहां पर उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी और उन्होंने बाकायदा पेमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ था और सब कुछ वैसा ही उस बड़ी कंपनी में जैसा हो सकता है, उसका नाम, उसका सब कुछ एकदम वेरीफाइड लग रहा था। उसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पेमेंट मोड में गए और फिर एक फोन आया कि आप पहले 50,000 रुपए जमा करें, इसमें आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। 50,000 पहले जमा किया गया। उसके बाद फिर दूसरा फोन आया कि आपको कुछ दिन चूंकि वहां पर स्टे करना है तो आपको और 75,000 वहां पर जमा करने होंगे। फिर 75,000 रुपए जमा किए गए। ऐसे करते करते जो मेरे जानने वाले हैं उनसे 1.25 लाख रुपए ले लिए गए और बाद में पता चला कि वो सब कुछ फ्रॉड था, वो था ही नहीं। तो आप सोचिए किस लेवल पे जाकर यहां पर गेम हो रहा है। और उसको वेरीफाई करने की जब कोशिश की गई, हम जब तह तक गए तो पता चला कि जिस बैंक का नाम दिया गया था, जिस बैंक का, तो ओरिजिनली वो कंपनी जिस बैंक को यूज करती है पेमेंट मोड के लिए, ये शख्स भी उसी बैंक को यूज कर रहा था, लेकिन वो कहीं और बैठा हुआ था। बंगाल में बैठ के वो सब कुछ कर रहा था, दिल्ली का ये सारा गेम हो रहा था पश्चिम बंगाल में बैठ करके। तो आप ये समझिए कि ये जाल किस तरह से फैला हुआ है और लोग कैसे समझ पाए। पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हम सबको समझना एक बात है कि कोविड-19 के बाद दुनिया एक नए युग में कदम रख चुकी है। इस युग का नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर और इस युग की दो खास बातें हैं। ये पहली के साइबर सुरक्षा में सेंधें हम लोगों के लिए रोजमर्रा की डेली लाइफ कंपेनियन बन जाएंगी और दूसरा साइबर क्राइम न्यू नॉर्मल बन गया है। यानी कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो अचंभे होने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में वैसे भी दो ही किस्म के लोग हैं, एक जो जानते हैं कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं और दूसरे जो नहीं जानते कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए। तो इस संदर्भ में जब चारों ओर हमारे ओर एक्सपोजर है तो मुझे लगता है दायित्व आप ही पर पड़ जाता है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। पहली बात तो आपको समझनी है कि जब कभी कोई अनजान व्यक्ति आपको डर में, पैनिक में फैला रहा है, उस वक्त तुरंत कॉल को आपने बंद करना है। वैसे भी ज्यादा अच्छी बात यह रहेगी
कि आप अनजान नंबर्स को उठाइए नहीं, अनजान व्यक्तियों से बात करिए नहीं। और तीसरी बात, अगर आपको अनजान व्यक्ति बोलता है कि वीडियो कॉल पर आइए, तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि पुलिस अधिकारी आपको वीडियो कॉल करके एडवांस नोटिस नहीं देते। पुलिस अधिकारी आपसे वीडियो कॉल करके आपसे पैसे नहीं मांगते, क्योंकि अगर वो मांगेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये सारे फ्रॉडस्टर्स हैं। हो क्या रहा है कि कोविड-19 के बाद साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है, और ये कॉटेज इंडस्ट्री हर ग्रामीण इलाकों में, हर छोटे बड़े शहरों के आसपास अब पनप रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जामतारा में साइबर क्राइम होता है या नू में होता है। आजकल दुनिया के और भारत के हर कोने में साइबर क्राइम हो रहा है। हम सब साइबर क्राइम से ग्रस्त हैं, इसलिए जितनी जल्दी हम सावधानी बरत सकें, सूझबूझ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकें, उतना संभावित तौर पर हम इन साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बच पाएंगे। और जितने जागरूक हो सके, न केवल आप स्वयं, आपका परिवारजन, आपका मित्रगण, उन सबको बताएं कि साहब ये नए लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, ताकि वो लोग और आप सब अपने हाथ से हाथ मिलाकर साइबर क्राइम के संघर्ष डबल चेक कर लें। कहीं भी पेमेंट से जुड़ी कोई बात हो या ट्रांजैक्शन से जुड़ी कोई बात हो, आपको डबल चेक करना चाहिए वहां पर कि आप जहां पर करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। अबे शाह जी, आप ये बताइए कि अब इसमें एक और चीज, एक तो साइबर फ्रॉड जो हो रहा था वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब इसमें एआई का भी इस्तेमाल होने लगा है। उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन से और तमाम चीजों को अब यहां तक कर लिया जाता है। हमें विदेशों से भी ये खबरें सुनने में आई है कि आपके किसी बेटे का या रिश्तेदार का या कोई आपके जान पहचान फ्रेंड का, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी और बताया जाता है कि भाई उसको हमने कैद कर लिया है और उसे छोड़ने के बदले आपको इतने पैसे देने होंगे। अब है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जागरूकता ही बचाव है और सावधानी कवच है। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को यूज करके हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलने का प्रयास करते हैं। तब हमें वेरीफाई करने के लिए, दूसरा कॉल भी अटेंड करने के लिए पूरा हमारे सिस्टम के ऊपर वो लोगों ने कब्जा जमा लिया होता है। हमारा पूरा मोबाइल इसके रूट करके उसको हैक कर लिया होता है। हमारे लैपटॉप के अंदर भी वो लोग हैक कर देते हैं। इसलिए दूसरे डिवाइस से अगर ऐसा कुछ भी आता है जो हमारे सिंपैथी क्रिएट करके हमारे पास से पैसा ठगने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें दूसरे कॉल से, दूसरे किसी के फोन से वेरीफाई करने का प्रयास करना चाहिए और बाद में उनमें आगे एक्शन लेना चाहिए। और किसी भी मुहूर्त पे हमें जो पैसा ट्रांसफर करने का बोले तो हमें पैनिक में नहीं आना है, हमें वेरीफाई करना है। हमें दूसरे रिश्तेदार से भी बात करके, उनके साथ वाया कॉन्टेक्ट करके एक बार वेरीफाई करके ही आगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने का प्रयास करना है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझते हैं, जैसे मोहित जी ने बताया, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसी मूवमेंट होती है जैसे पता चल जाता है कि यह कुछ गलत कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ सब लिंक होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे तो कुछ न कुछ तरह से बहुत सावधानी से देखेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, हमारी एजेंसियों को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है तो भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत करने की कोशिश न करे। नो वन कैन डेयर इन फ्यूचर, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। क्योंकि ये लोग पैसा कहाँ पे डालेंगे, किसी लोकल आदमी का ये अकाउंट यूज कर रहे हैं ना। इवन अकाउंट भी जो है, जब हमने उस पूरे मामले की छानबीन की थी तो पता चला था कि जिस शख्स का वो अकाउंट है उसमें जीरो बैलेंस है, उस शख्स का जीरो बैलेंस है, और यहां से जो पैसे ट्रांसफर उसने कराए वो पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर हुए और विद इन 5 मिनट्स वो फिर किसी दूसरे और तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए पैसे। राइट। तो वो जो पैसा पार्क करने के लिए, मनी को यूज करने के लिए जो लोग अकाउंट अपने किराए के ऊपर दे रहे हैं, एग्जैक्टली किराए पर लोग दे रहे हैं अपने अकाउंट को, एग्जैक्टली उनके ऊपर ऐसी सजा के प्रावधान लगाए, उनके ऊपर ऐसी सख्त से सख्त धारा के तहत तत्काल एक्शन ले कि वो ऐसे कोई अकाउंट देने की हिम्मत न करे। जो भी अकाउंट है उसकी सारी की सारी संपत्ति को जब्त कर देनी चाहिए। उनके 7 पीढ़ी उनको याद रखे, ऐसी सख्त सजा करे। जो लोगों की पसीना की कमाई है, वो कमाई को जो लोग बर्बाद करने के लिए, जो लोग अपना अकाउंट यूज करने के लिए दे रहे हैं, उसके अंदर जो देखिए, तो कुल मिला के बात है ये है, तमाम एक्सपर्ट्स, आप लोगों से जो बात हुई, आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही है। सबसे पहली बात कि आपको जागरूक होना होगा, आपको खुद में इंडिविजुअली जागरूक होना होगा। आपको जानना पड़ेगा कि आप कैसे बच सकते हैं इन सब चीजों से। अब जो अनचाहे या फिर अनजाने लिंक्स हैं उनको कभी भी कतई उनको क्लिक ना करें, डबल चेक करें कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने से पहले। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आपको अलर्ट होना होगा और तभी आप इन साइबर ठगों को मात दे पाएंगे और उनसे बच पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।